नाउ इमेजिन फॉर अ मोमेंट कि आप एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं और 1960s का दौर चल रहा है। यू आर रीडिंग मेडिकल जर्नल्स, उनके अंदर अलग अलग बातें लिखी हैं, नई नई मेंटल हेल्थ की थेरेप्यूटिक टेक्निक्स लिखी हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात हो रही है। एंड सडनली यू कम अक्रॉस एन आर्टिकल जिसमें लोग इस बात पे लड़ रहे हैं कि शेरलॉक होम्स को आखिर कौन सा साइकाइट्रिक डिसऑर्डर था। ऑल ऑफ दिस साउंड्स वेरी वियर्ड बट डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तीसरे एपिसोड में गौर फ़िक्र के खुशामदीद। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोकेन, फ्रॉइड और शेरलॉक होम्स की। ये तीनों चीज़ें साथ साथ फिट नहीं होती हैं यूजुअली, मगर आप थोड़ी देर रुकिए, आपको भी समझ में आ जाएगा ये तीनों चीज़ें कैसे साथ साथ फिट होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोकेन की। सो कोकेन इज़ अ ड्रग, यू ऑल नो ऑफ इट, आप सबने सुना भी होगा, बहुत ही स्टिग्मेटाइज्ड ड्रग है एंड राइटली सो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत बुरे हैं। सो व्हाट डज कोकेन डू? कोकेन बेसिकली बूस्ट द डोपामीन लेवल्स इन योर ब्रेन। डोपामीन इज़ अ फील गुड केमिकल, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपकी अलर्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको एक इमोशनल हाई का एहसास होता है। इनफैक्ट आपको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है टच से लेके। लेकिन ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे से मेडिकली मैप्ड आउट नहीं थे पुराने ज़माने में, सच एज इन 1880s जहाँ पे हमारी पूरी की पूरी कहानी सेट है। So first of all, let's just have a small history of cocaine and then we'll shift to Freud and then finally we're going to look at Sherlock Holmes. Before we start, I just want to say कि सारे के सारे links जिनसे मैंने ये सारी information हासिल करी वो सब description box में नीचे हैं. So if you guys are interested in finding out more, you can always go to the description. So cocaine basically comes from cocoa leaves or cocoa leaves, and the first person to bring that स्पेन से यूरोप के अंदर was a guy named Nicholas Monards. उसके बाद we had the case of Paolo Mantegazza, who was basically an Italian physician जिसने पेरूवियन नेटिव्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। उन्होंने देखा था कि वहाँ पे जो पेरू के लोग थे वो बहुत ज़्यादा कोको लीव्स को यूज़ करते थे एंड ही एक्चुअली एडवोकेटेड इट्स यूज़, थिंकिंग कि यार शायद ये एक नेक्स्ट सिंचोना या सिंकोना या चिंचोना, अब जो भी इसे बोलते हो, बेसिकली नेक्स्ट सिंकोना लीव्स हो सकती हैं। एंड वी नो हाउ सिंकोना लीव्स हैव बीन फिनोमिनल इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस वक्त भी कोकेन को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ केस ऑफ श्रॉफ। नाउ श्रॉफ टेस्टेड आउट कोकेन ऑन फ्रॉग्स एंड फाउंड कि यार ये तो पैरालिसिस करा दे रहा है फ्रॉग्स के अंदर। ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद इट। हम बाद में जाके ये भी देखेंगे कि किस तरीके से फ्रॉइड के एक्चुअली ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे श्रॉफ से, इन दी सेंस कि श्रॉफ को बहुत ही बुरी नज़र से देखता था क्योंकि फ्रॉइड की नज़र में श्रॉफ की वजह से कोकेन को बहुत ज़्यादा बैड रेप्यूटेशन मिली थी। चलिए बात करते हैं फ्रॉइड की। तो फ्रॉइड का इंटरेस्ट जागा कोकेन के अंदर एक पेपर पढ़ के जो कि थियोडर एशनब्रांट ने लिखा था। उसने बवेरियन सोल्जर्स के ऊपर कोकेन का ट्रायल दिया था और वो उसने ये पाया था कि यार थके से थका बवेरियन सोल्जर को थोड़ी सी कोकेन दे दो तो वो 15-15 किलोमीटर चल जाता है ऐसी मज़े मज़े में, खुशी खुशी और बिल्कुल आराम से, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी फीलिंग ऑफ फटीग। ये देख के फ्रॉइड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए क्योंकि एट दिस मोमेंट ही नीडेड अ लॉट ऑफ मनी। You may ask why? Well, the reason is that in 1880s फ्रॉइड की शादी हुई थी and at this point फ्रॉइड needed to support his fiancée and himself as well, and hence he read about cocaine a lot and he found that in Detroit Medical Gazette there was an entire paper which detailed the effect of cocaine अगर वो morphine addicts को दी जाए। एंड वो पेपर ऐसा था कि वो काफ़ी तारीफ़ कर रहा था कोकेन की अगर वो मॉर्फिन एडिक्ट्स को दी जाए एज अ रिप्लेसमेंट। मॉर्फिन एडिक्शन उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऑन टॉप ऑफ दैट ये पेपर ये भी क्लेम कर रहा था कि ये कैफ़ीन एडिक्शन को सॉल्व कर सकता है। अपेरेंटली कोकेन इन दोज टाइम्स वर कंसिडर्ड टू बी सेफर देन कॉफ़ी। फ्रॉइड का एक बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसका नाम था प्रोफेसर अर्नेस्ट वॉन फ्लेशल, जो कि मॉर्फिन एडिक्शन के काफ़ी बड़े शिकार थे। फ्रॉइड वांटेड टू हेल्प हिम बिकॉज ही लव्ड हिम प्लेटोनिकली अ लॉट। इनफैक्ट उन्होंने फ्लेशल का जो पर्सनल फिजिशियन था उससे बात करी और उसको समझाया कि देखो ये एक नया टाइप का क्योर आया है और ये एक नई दवा आई है मार्केट में, प्लीज़ इसे लगा लो, हो सकता है फ्लेशल को बेहतर फील हो। हिज फिजिशियन अग्रीड एंड दे एक्चुअली इंजेक्टेड फ्लेशल विद कोकेन एंड इट एक्चुअली वर्कड। नाउ एट द सेम टाइम फ्रॉइड वॉज लुकिंग आउट फॉर अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। फ्रॉइड ने आइडिया सिर्फ दो लोगों के साथ शेयर किया था कि नॉट ओनली डज कोकेन एक्ट एज अ क्योर फॉर मॉर्फिन एडिक्शन एंड कैफीन एडिक्शन बट ऑल्सो एज अ लोकल एनेस्थीसिया। ये दो लोग थे कॉलर और कॉनिक्सटाइन। नाउ कॉलर और कॉनिक्सटाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है तो इनको अपने दिमाग में याद रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनिक्सटाइन की। कॉनिक्सटाइन इज़ अ गाय जिसको आप एक मॉडर्न डे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट मान सकते हैं, आँखों का डॉक्टर यू नो, एंड उसको लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे कोकेन का यूज़ करने के लिए फ्रॉइड ने प्रमोट किया। एंड कॉनिक्सटाइन ने जब वो करा तो उसे एक बात ये पता चली कि ये तो एक्चुअली प्रॉब्लम और बढ़ा दे रहा है, इससे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम वॉज कि कॉनिक्सटाइन ने दरअसल अल्कोहल को यूज़ किया था एज अ सॉल्वेंट, तो यानी कोकेन को अल्कोहल के अंदर मिला देता था, जब वो आँख पे लगाता तो इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ जाता था, तो पेशेंट की कोई मदद नहीं हो रही थी यहाँ पे।
तो ये देखते हुए कि यार ये आइडिया तो काम नहीं कर रहा है, फ्रॉइड थोड़े दिन के लिए चला गया अपने फियांसे के पास, कॉनिक्सटाइन भी वेकेशन पे चला गया। कॉलर वाज द गाय हु स्टेड बिहाइंड एंड ही परफेक्टेड द फार्मूला। एक बार जब उसने कंसिडरेबली अपना फार्मूला परफेक्ट कर लिया तो वो अपने एक दोस्त के पास गया जो एक दूसरी लेबोरेटरी में काम करता था, और वहाँ पे जाके बोला कि यार मुझे लगता है कोकेन इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। उन लोगों ने एक्चुअली कोकेन का यूज़ फ्रॉग्स पे किया और काम कर गया लोकल एनेस्थीसिया के तौर पे। बट द फाइनल स्ट्रॉ केम ऑफ जब कॉलर और उसका जो दोस्त था लैब के अंदर, उन दोनों ने अपने ऊपर कोकेन का यूज़ कर लिया। एंड दैट इज़ नॉट सच अ बिग थिंग कंसिडरिंग कि फ्रॉइड तो ये सब पहले ही कर चुका था, वो अपने ऊपर कोकेन टेस्ट कर चुका था, उसने कॉलर को कोकेन दे रखी थी। बट दिस वॉज अ लिटिल बिट डिफरेंट। कॉलर ने और कॉलर के दोस्त ने अपनी आँखों के अंदर कोकेन का एक सोल्यूशन डाला और फिर एक एक पिन ली और एक दूसरे के कॉर्निया को हल्का सा टच किया। जब दोनों ने एक दूसरे की आंखों को हल्का सा टच किया, दे वर लाइक हमें तो कुछ महसूस नहीं हो रहा, अरे वाह काम कर गया। एंड दिस वाज द बिग ब्रेक थ्रू मूवमेंट। इसके बाद कॉलर ने अपना पेपर हर जगह पढ़ना शुरू कर दिया एंड इसके बाद कोकेन की जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत बुरी तरीके से राइज पे आ गई। फ्रॉइड और कॉनिक्सटाइन वर रियली पिस्ड ऑफ, दे वर नॉट हैप्पी एट ऑल। फ्रॉइड को काफ़ी बुरा लगा था। इनफैक्ट फ्रॉइड मेंशंस कि परहैप्स आई वाज नॉट थॉरो इनफ। इस बात पे पछतावा करते हुए उसे याद करते हैं कि यार काश मैंने थोड़ी और मेहनत लगा ली होती। वो कहीं ना कहीं अपना जो ब्लेम है उसे शिफ्ट करके अपनी वाइफ की तरफ डालने की कोशिश करते हैं कि यार देखो उसके चक्कर में मैं उसकी मोहब्बत में मैं तो काम ही नहीं कर पाया। विच जस्ट रिमाइंड्स अस टू गिव मी मैसेज ऑफ टुडे, अपना काम करो, ज़्यादा एक दूसरे के पीछे मत भागा करो। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि कॉलर डिड गिव फ्रॉइड सम काइंड ऑफ क्रेडिट। उन्होंने एक छोटा सा फुट नोट नीचे लिखा कि सिगमंड फ्रॉइड ने मेरे साथ इस बात पे डिस्कशन किया था। अब फ्रॉइड ने एक पेपर पब्लिश किया था 1884 में जिसका नाम ऊबर कोका है, जिसके अंदर उन्होंने सारी की सारी अच्छी बातें लिखी हैं कोकेन के बारे में। और श्रॉफ आपको याद होगा जिस बंदे ने शुरुआत में बहुत ही अगेंस्ट लिखा था कोकेन के, उस पर बहुत बड़ा अटैक किया है कि देखिए इन जैसे लोगों की वजह से हम लोग अच्छे अच्छे ड्रग्स पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है ड्रग्स की वो बहुत लिमिटेड होकर रह गई है इन जैसे लोगों की वजह से। तो अब जब फुटनोट्स की बात आती है तो कॉलर ने जो फुटनोट दिया था उसमें ऊबर कोका का कहीं भी मेंशन नहीं था। एंड इनफैक्ट कुछ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जो डेट थी जो फुटनोट के अंदर लिखी हुई थी कि भाई इस दिन डिस्कशन हुआ है फ्रॉइड के साथ, वो एक्चुअल पेपर जो पब्लिश हुआ है उससे बहुत करीब थी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम नाम तो दिया है ना। दैट्स नॉट द थिंग। अगर फ्रॉइड की जो डिस्कशन है और कॉलर की जो डिस्कवरी है वो सेम टाइम पे हुई है तो यानी कि यहाँ पे कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप नहीं है दोनों के बीच में, यहाँ पे बस ये एक साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं और कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब बेसिकली ये हो जाता है कि कॉलर ने अपनी जो स्टडी है पूरी की पूरी वो इंडिपेंडेंट करी है एंड इसमें कहीं पे भी फ्रॉइड का हाथ नहीं है। एंड दैट इज़ अ केस ही मेक्स आउट लेटर ऑन इन अदर पेपर्स जो कि अनपब्लिश्ड है, बट ही एक्सप्लिसिटली क्लेम्ड इन देम कि यार फ्रॉइड ने तो मेरी कोई मदद नहीं करी, यहाँ तक जो मैं पहुँचा हूँ वो मैं अकेले खुद ब खुद पहुँचा हूँ। एंड फ्रॉइड वॉज रियली हर्ट बाय दैट। फ्रॉइड के जो वालिद थे उनको ग्लोकोमा हो गया आँख में, और इसी के साथ साथ फ्रॉइड एंड कॉलर ने मिल के उन्हें कोकेन का इंजेक्शन दिया था और कॉनिक्सटाइन ने उनके ऊपर सर्जरी परफॉर्म करी थी। सो दिस वाज अ रेयर मोमेंट जहाँ पे तीनों लोग जो कि कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं कोकेन की डिस्कवरी में एज एन एनेस्थीसिया, वो एक साथ काम कर रहे थे आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। एनेस्थीसिया के दुनिया में अब कोकेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तो बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हो रही थी कॉलर से हट के जो कि फ्रॉइड को क्रेडिट दे रही थी एंड फ्रॉइड की फेम वाज ऑन अ राइज, राइट। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम्स यहाँ पे आने लग गई। रिमेंबर द गाय अर्नेस्ट वॉन फ्लेशेल जो फ्रॉइड का बहुत ही अच्छा दोस्त था, ही स्टार्टेड डेवलपिंग अ कोकेन हैबिट। द प्रॉब्लम ये थी कि फ्रॉइड वाज ऑलवेज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एडिक्टिव लेवल्स जो कि कोकेन पे लगाए जाते थे, टू द एक्सटेंट दैट फ्रॉइड ने ये तक कह दिया था कि कोकेन का अपना कोई शिकार नहीं है। यानी कि अगर कोई मॉर्फिन एडिक्ट कोकेन से एडिक्टेड हो जाता है तो वो इस वजह से कि उसकी विल पावर इतनी वीक है कि वो सब्सटेंस चेंज कर लेता है बनिस्बत सब्सटेंस से उभरने के। इसका मतलब ये है कि फ्रॉइड ये कहना चाहते थे कि जितने भी लोग सब्सटेंस अब्यूज़ के अंदर पड़े हैं उनकी बेसिकली विल पावर वीक है, वो बस ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कोकेन इज़ ऑल्सो वेरी एडिक्टिव। व्हेन फ्लेशेल बिकेम एन एडिक्ट फ्रॉइड वॉज डिस्ट्रॉट। फ्रॉइड ने 3 साल तक ये लड़ाई लड़ी। 1884 के अंदर ऊबर कोका, आपको याद होगा कि पेपर आया था। 1887 वाज द फाइनल डिफेंस जो फ्रॉइड ने पुट अप किया है कभी भी कोकेन के फेवर में। वो अपनी एंड ऑफ द लाइफ तक कोकेन के कहीं ना कहीं
यूज़र रहे और कोकेन को सपोर्ट करते रहे, बट उन्होंने कभी भी एक ऑफिशियल पेपर नहीं पब्लिश किया। एट द सेम टाइम देयर वाज दिस वन गाय नेम अर्लिन मायर हु वाज अगेंस्ट द यूज़ ऑफ कोकेन, बिकॉज वो समझ गया था कि यार ये तो बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अर्लिन मायर पोज द फाइनल प्रॉब्लम, और उसके बाद कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस का जो पूरा एक एन्चांटमेंट था कोकेन के साथ वो ड्रॉप कर गया। इसके बाद जितनी भी स्टडीज़ हुई कोकेन पे, वो इस बात पे हुई कि कोकेन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इस बात पे नहीं कि कोकेन कितना अच्छा एनेस्थेटिक है। Speaking of final problem, does anyone remember Sherlock Holmes? Well, Sherlock Holmes developed a cocaine habit as well. Maybe you are a Sherlock fan. आपने उनकी काफ़ी कहानियाँ पढ़ी होंगी। For example, A Scandal in Bohemia, The Five Orange Pips, या फिर The Man with the Twisted Lip। इन सभी कहानियों में कहीं ना कहीं शेरलॉक होम्स कोकेन का रेफरेंस देते हैं और बात करते हैं अपने कोकेन यूसेज के बारे में। शुरुआत में तो वॉटसन को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, बट लेटर ऑन ही नोटिसेस एंड ऑब्जर्व्स कि यार शेरलॉक होम्स इज़ एक्चुअली डेवलपिंग अ हैबिट आउट ऑफ कोकेन। यही नहीं, शेरलॉक होम्स अब अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, थोड़े से पैरानॉइड हो जाते हैं, उनको हर जगह मोरियार्टी दिखने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ही लूजेज द एबिलिटी टू एक्सप्लेन हिज रिडक्शंस एज क्लियरली एज ही इज़ नोन फॉर। यहाँ तक कि वॉटसन इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि वो एक न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकलवाते हैं, एडवर्टीज़मेंट निकलवाते हैं कि भाई अगर किसी को कोकेन का क्योर पता हो, कोकेन एडिक्शन का, तो प्लीज़ रीच आउट। लेकिन क्योंकि वो होम्स की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, तो वो अपना जो नाम है वो वॉटसन नहीं साइन करते हैं। बिकॉज अगर वो कहते कि भाई वॉटसन एक अपने पेशेंट के लिए मांग रहा है कोकेन का क्योर, तो सबको समझ में आ जाता कि भाई शेरलॉक होम्स जो है वो कोकेन से एडिक्टेड हो गए। तो वो अपना नाम वॉटसन नहीं साइन करते, वो अपना नाम आयरीन साइन करते हैं ना। आप में से जितने लोगों ने शेरलॉक होम्स पढ़ी है वो ये रेफरेंस समझते हैं कि उन्होंने आयरीन साइन किया तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है होगी। द गुड न्यूज़ फॉर ऑल द शेरलॉक फैंस आउट देयर इज़ कि राइफेनबैक फॉल्स के बाद जब वो एक फाइनली गिर जाते हैं झरने के अंदर, उसके 3 साल के बाद जब वो बाहर आते हैं हाइडिंग से, then he does not have a cocaine problem anymore. Maybe he went to some kind of a rehab or something. टिल लेट 1960s इस बात पे डिबेट होता रहा कि यार शेरलॉक होम्स आखिर कोकेन ले क्यों रहे थे। 2 फिजिशियंस जिनका नाम बहुत ज़्यादा उभर के आता है, वो है बोल्टैक्स एंड एस्ट्राशन, जिनका ये मानना था कि यार शेरलॉक होम्स को एक्चुअली मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर था, जिसको हम लोग आजकल बाइपोलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं, right? Because he would sometimes be very creative and at other times he would not be creative at all, and he would get extremely bored and उनको बोरियत से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। So that's why Boltaks and Strassman hypothesis states that Sherlock Holmes had a very severe case of bipolar disorder. Of course, इसके रिबटल में बहुत सारे मेडिकल आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ वन बाय डॉक्टर जॉर्ज वॉश। डॉक्टर जॉर्ज वॉश बिलीव दैट कहीं ना कहीं क्रिएटिव इनर्शिया एंड अ क्रिएटिव पर्सन इज़ नॉट a symbol or a signal of some kind of bipolar disorder. It can just mean creative inertia, जो बहुत ही common चीज़ होनी चाहिए for somebody who is as creative as Sherlock. Not always you are functioning at 100% efficiency, and it is perfectly fine at times to be less than average or less than adequate. So guys, ये था एक breakdown of a story that includes cocaine, Freud and Sherlock Holmes. I'll come out with these videos on every Saturday, so be sure to like, follow and subscribe, and of course, see you next time. मुझे तो तेरी लत लग गई, ज़माना काहे लत ये लत लग गई, न न न न न न न न।